सो हेलो एंड वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल। दोस्तों बोहर मॉडल क्या कहता है, तो रदरफोर्ड के मॉडल के बाद में बोहर का मॉडल हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों रदरफोर्ड ने जो भी गलतियां की थी या उनके जो भी दोष थे उसको सुधार करने हेतु यहाँ पर बोहर नामक वैज्ञानिक ने अपना एक मॉडल दिया। तो इसको पढ़ते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं इसको पढ़ाने से पहले एक बात बोलूँगा कि दोस्तों यहाँ पर जो बोहर का मॉडल होता है वो मॉडल इसके बारे में जो भी बातें लिखी गई हैं पहले वाली किताब एनसीईआरटी जो किताब होती है उसमें, उसके लिए दोस्तों मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के। हालांकि आपको 4 वीडियोस मिलेंगे, एक तो बोहर का मॉडल, इसके अलावा यहाँ पर आपको मैं 3 सूत्र बताऊंगा। इन सूत्र का डेरिवेशन होगा, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हो। इसमें बताऊंगा कि जो नई वाली एनसीईआरटी है इसमें जो भी बातें लिखी गई है और बोहर का मॉडल क्या कहता है इसके अनुसार उसको हम समझते हैं। देखिए ध्यान से, अगर बात करें दोस्तों तो नील्स बोर एक वैज्ञानिक है। नील्स बोर 1913 में, हालांकि इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आता है, तो 1913 में, सन 1913 में नील्स बोर नामक वैज्ञानिक होता है दोस्तों। उसने परमाणु को लेकर के या रदरफोर्ड के दोषों की व्याख्या करते हुए प्लैंक के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कुछ परिकल्पनाएं दी। इसमें बात क्या कहता है उसको समझना ध्यान से। नील्स बोर कहता है दोस्तों कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में यानी कि क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, घूमते हैं। जैसे अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो दोस्तों, हालांकि यहाँ तक तो आपको पता है कि रदरफोर्ड ने बोला था कि नाभिक बीच में होता है जिसमें धनावेशित भाग जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर कोई नई बात नहीं है। बोर नामक वैज्ञानिक ने भी यही बात बोली है कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों एक बंद वृत्तीय कक्षा में, कोश में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में यहाँ तक। इसके बाद में उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो घूमते हैं वो उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर जो मोमेंटम होता है वो h/2π के पूर्ण गुणज होता है। तो संवेग क्या होता है दोस्तों, संवेग होता है, संवेग को p से दर्शाते हैं, तो p बराबर क्या हो जाएगा, mv। ये होता है संवेग। तो पहली बात तो ये कही कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंद वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही दोस्तों कि नाभिक के चारों ओर एक अनेक वृत्तीय कक्षा होती है। हालांकि मैंने यहाँ पर ये बात नहीं बोली कि देखो 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा 4 मतलब बहुत सारी अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती है। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2π के पूर्ण गुणज इंटीग्रल मल्टीपल्स होता है दोस्तों। इसका कहने का मतलब होता है कि संवेग का सूत्र क्या होता है अपना, mv, इसके पूर्ण गुणज होता है। तो ये हो जाएगा mvr = h/2π, ये चीज़ होगी दोस्तों। लाइट चली गई दोस्तों, लाइट आ गई। देखिए तो हम पहली बात क्या पढ़ रहे थे, पहली बात पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर एक बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरी बात हमने पढ़ी कि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। हालांकि अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं लेकिन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग होता है ये वाला, ये h/2π के पूर्ण क्या होता है दोस्तों, गुणज होता है। ये बात होती है। अब आप बोलोगे कि सर mv का मतलब, तो m द्रव्यमान, v वेग हो जाता है, संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। r क्या है, तो r हो जाएगी परमाणु की त्रिज्या। ठीक है, हाँ, तो 2 बातें समझ में आ गई आप लोगों को। अब तीसरी बात ये कहता है दोस्तों, बोर का मॉडल या बोर नामक वैज्ञानिक ये कहता है कि दोस्तों स्थायित्व की बात करता है कि रदरफोर्ड ने बात बोली थी कि इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं नाभिक के चारों ओर, जब घूमते हैं तो ऊर्जा का ह्रास करते हैं। ह्रास का मतलब होता है कमी, कहते हैं उत्सर्जित होते थे, कमी होती जाती है, मतलब कहने का मतलब तो कमी होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन होता है वो, इनकी ऊर्जा अगर कम होती रहेगी तो अंततः नाभिक में गिर जाता है। लेकिन बोर ने बताया दोस्तों कि परमाणु होता है वो अस्थायी होता है। परमाणु कैसा होता है, अस्थायी होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों जब
घूमता है तो इनकी ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है। क्या होती है दोस्तों? निश्चित होती है। और वो इलेक्ट्रॉन होता है वो कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है, कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा, मैं इसको बाद में लिख दूंगा, ठीक है। पर आप समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन होता है जब नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उसकी ऊर्जा निश्चित होती है, इसमें कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन दोस्तों उच्च ऊर्जा, जो बाहर वाली जो आपका कक्षा दिख रही है उसको बोलते हैं उच्च ऊर्जा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उच्च ऊर्जा स्तर। इसको बोलते हैं उच्च ऊर्जा स्तर। जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, कहने का मतलब नीचे वाले कोश में जाता है, अंदर वाले, कहने का मतलब निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। तो दोस्तों निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर, अंदर वाला जो कोश होता है उसको बोलते हैं निम्न ऊर्जा स्तर और बाहर वाले को बोलते हैं उच्च ऊर्जा स्तर। जब इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर वाले कोश में जाता है तो फिर बाहर वाले कोश में रहने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, मतलब उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। जब अंदर वाले कोश में जाएगा तो रहने के लिए एनर्जी कम चाहिए। बाहर से जब अंदर जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा का ह्रास करता है या ऊर्जा बाहर निकालता है। लेकिन जब वो घूमता है तो इसकी ऊर्जा निश्चित होती है। इससे बोहर ने परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करता है, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करता है। ठीक बात? ओके। इसके बाद चौथी बात, यहाँ पर मैं तीसरी बात लिख दूंगा। चौथी बात दोस्तों बोहर ने बोली कि जो बोहर कक्षा होती है, इस बोहर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया। बोहर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए या निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। सूत्र दोस्तों उन्होंने दिया R बराबर या Rn बराबर, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों n² Z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये सूत्र दिया। तो दोस्तों ये होता है बोहर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र। इसका डेरिवेशन के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक थंबनेल दिख रहा होगा। इस थंबनेल में दोस्तों, मतलब ये वीडियो का थंबनेल है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बोहर कक्षा की त्रिज्या जो ज्ञात करने का सूत्र ये आपको दिख रहा है सामने, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इस वीडियो में बताया गया है और उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जाके देखिए। इसके बाद में दोस्तों उन्होंने एक और बात बोली, बोहर या बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने दोस्तों बोहर कक्षा जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र उन्होंने दिया। वो सूत्र हो जाएगा दोस्तों E बराबर -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। ठीक, तो ये सूत्र है बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र। इसका डेरिवेशन जो होता है वो आपको यहाँ पर सामने थंबनेल दिख रहा होगा। इस थंबनेल में मतलब वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देख लेना। ठीक है, उसमें लिखा भी हुआ है, डिस्क्रिप्शन में समझते हो, आप नीचे क्लिक कर सकते हैं, टाइटल लिखा हुआ है इसमें, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा जिसमें लिखा होगा बोहर कक्षा की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, इसका डेरिवेशन। अब अगला जो बात बोली दोस्तों बोहर ने, वो बोली है बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करने का सूत्र है, या वेग निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करने का सूत्र दोस्तों क्या होता है, तो देखिए ये सूत्र हो जाएगा V बराबर, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा Z/n इंटू 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सूत्र होता है वेग ज्ञात करने का सूत्र।
इस सूत्र का डेरिवेशन जो होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसका डेरिवेशन जो होता है कैसे ये सूत्र निकालते हैं, उसका लिंक आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा, आप लोग जाके क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, इसके डेरिवेशन का लिंक, इसके डेरिवेशन का लिंक और इसके डेरिवेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। बाकी बोहर ने जो सूत्र बताए थे वो मैंने बता दिए। इसके अलावा बोहर का जो मॉडल होता है वो पुरानी वाली एनसीईआरटी के हिसाब से क्या कहता है वो मैंने ऑलरेडी डिटेल से बता रखा है, तो इसका भी आपको मिल जाएगा बोहर का मॉडल करके लिंक, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पर आपको नई एनसीईआरटी के हिसाब से जो बातें थी वो बता दी, वापस एक बार समझ लीजिए। बोहर ने कहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक की चारों ओर एक बंद वृत्तीय कक्षा में एक क्लोज्ड सर्कुलर जो ऑर्बिट्स होता है उसमें घूमता है। पहली बात। दूसरी बात ये बोली उन्होंने कि वो इलेक्ट्रॉन होता है वो उन्हीं कक्षाओं में, हालांकि अनेक बंद वृत्तीय कक्षा होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति करता है या चक्कर लगाता है, घूमता है, जिनका कोणीय संवेग होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, इसका जो मान होता है वो h/2π के पूर्ण गुणज, कोणीय संवेग होता है h/2π के पूर्ण गुणज होता है, ये कहना चाहता है, ठीक है। इसके बाद में तीसरी बात उन्होंने बोली कि जो इलेक्ट्रॉन होता है जब ये बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है तो कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है, कोई ऊर्जा बाहर नहीं निकालता है, वो केवल तब ऊर्जा का ह्रास करेगा या ऊर्जा को बाहर निकालेगा जब वो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जंप करता है, ठीक है। हालांकि आपको पता है कि निम्न ऊर्जा से जब उच्च ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा को वो अवशोषित करेगा, लेकिन जब उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा तो उत्सर्जित करेगा, मतलब ह्रास करेगा या बाहर निकालेगा। लेकिन जब चक्कर लगाता है तब कोई ऊर्जा ह्रास नहीं करता है, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसकी ऊर्जा निश्चित होती है, फिक्स होती है, तो फिक्स या एक निश्चित दूरी बना करके ही नाभिक के चारों ओर गति करता है, अर्थात परमाणु अस्थायी होता है। इस चीज़ को मैंने जो ओल्ड वाला वीडियो है उसमें एक अलग तरीके से बता रखा है, उसमें मैंने दो बल बताए हैं, बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल और अंदर की तरफ स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये चीज़ मैंने डिटेल से समझा रखी है, लिंक आपको मैंने बार बार बोला डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। यहाँ पर मैं बात लिख देता हूँ तीसरी। दोस्तों इसकी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी तीसरी लाइन की, वही बात बोली है कि बोहर का सिद्धांत परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करता है, क्योंकि इसके अनुसार किसी निश्चित ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन होता है ऊर्जा का जो ह्रास होता है वो कमी नहीं कर सकते, केवल जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं या जाते हैं तब ही ऊर्जा का ह्रास करते हैं, अर्थात परमाणु होता है वो अस्थायी होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई नई एनसीईआरटी के हिसाब से, जो नई किताब आपकी है सिलेबस में वो। बाकी जो अलग तरीके से मैंने मतलब थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अलग है, उसमें मैंने बल बताए हैं। क्या बताए हैं? उसमें दो बल बताए हैं। जो ये तीसरी बात बोली है ना उसने अस्थायित्व की, उसको लेकर के मैंने वहाँ पर दो बल बताए हैं, बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल, अंदर की तरफ स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। वही नई बात है वहाँ पर, तो आप जाके देख लेना, ठीक है। अब हम इसके दोस्तों दोष के बारे में या कमियों के बारे में पढ़ते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम समझते हैं बोर मॉडल की सीमाएं या कमियां या दोष। दोस्तों कुछ बातें वैज्ञानिक के सिद्धांत जो भी सिद्धांत हम पढ़ते हैं उसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती है, ऐसा तो नहीं कि पूरा सही बातें बोलता है। तो बोहर नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने भी कुछ कमियां रहेगी उनके भी, बाद में वैज्ञानिक आए उन्होंने ये इस बारे में बताया कि इस बारे में इसकी चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, तो उन्होंने कुछ मतलब प्रूफ नहीं किया, मतलब समझाया नहीं, तो वो दोष कहलाते हैं। देखिए समझिए ध्यान से। पहली कमी दोस्तों उन्होंने क्या कही, क्या थी वो समझना बोहर मॉडल की सीमाओं में, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से अधिक हो, जिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज़्यादा हो। अभी तक जो बोहर ने बात की थी वो केवल बात की थी हाइड्रोजन को लेकर के, इसके बाद में लिथियम प्लस को लेकर के, ठीक है। इसमें लिथियम प्लस को लेकर के बात है, लिथियम हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम +2 आ जाएगा, हीलियम के लिए हो जाएगा हीलियम प्लस के लेकर के, मतलब केवल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो सके, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसे दोस्तों उन्होंने परमाणु के बारे में बात की थी। लेकिन अगर इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज़्यादा होती है,
इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज़्यादा होती है तो फिर उन परमाणु के स्पेक्ट्रम की क्या बात, मतलब उन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या उन्होंने नहीं कर सके, केवल एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के समझे। इसके बाद में आगे जीवन प्रभाव, स्टोरर प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सके। ये क्या चीज़ होती है इसको समझने की कोशिश करना। जब इलेक्ट्रॉन दो ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण करता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, संक्रमण करता है, तो वहाँ पर दोस्तों जो रेखा स्पेक्ट्रम होता है वो एक पाया जाना चाहिए या एक प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन वो जो रेखा स्पेक्ट्रम होते हैं वो कई सूक्ष्म रेखाओं में विभक्त हो जाता है। अगर जो स्पेक्ट्रमी रेखा होता है इसका विपाटन या विभाजन चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से होता है तो उसको बोलते हैं जीवन प्रभाव, जीवन इफेक्ट। और यदि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से होता है या विद्युत क्षेत्र के इफेक्ट से अगर स्पेक्ट्रम रेखाओं कई सूक्ष्म रेखाओं विपाटित हो जाती है तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी वो नहीं समझा सके कि इलेक्ट्रॉन जब दो ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण करता है तो जो एक रेखा प्राप्त, स्पेक्ट्रम रेखा प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन वो एक स्पेक्ट्रम रेखा प्राप्त नहीं होकर के वो कई सूक्ष्म रेखाओं विपाटित हो जाती है, तो इसके बारे में उन्होंने व्याख्या नहीं की। इसके बाद में अगला कमी हो जाती है परमाणु के संयोग से बनने वाले अणुओं की आकृति। दोस्तों ये चीज़ आपको एमओटी थ्योरी में पता होगी। एमओटी थ्योरी में आपको मैं पढ़ाऊँगा आपको कि जब परमाणु होते हैं आपस में संयोग करते हैं तो अणु बनाते हैं, और उस अणु की आकृति क्या है उसके बारे में भी बोहर मॉडल ने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो उनकी व्याख्या नहीं कर सका बोहर मॉडल। इसके बाद में दोस्तों डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग ने एक ऑब्जेक्शन उठाया बोहर को क्या है वो समझना ध्यान से, कि बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन होता है एक बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है जिसकी ऊर्जा फिक्स होती है। लेकिन डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग उस बात को लेकर के नहीं मानते हैं, उस बात को लेकर के उन्होंने क्वेश्चन करते हैं कि बोहर भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक निश्चित पथ में जब घूमता है तो इनकी पथ भी निश्चित नहीं होता। उन्होंने सीधा बोला कि इलेक्ट्रॉन होता है इसका पथ निश्चित नहीं होता है। कैसे? देखिए उनका जो पथ होता है वो केवल अनुमानित प्रकृति का होता है। इसका कहने का मतलब होता है केवल वो उन्होंने अनुमान लगाया है, केवल उन्होंने क्या किया, अनुमान लगाया है कि कोई इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित पथ नहीं होता है, अनुमानित प्रकृति का होता है। जिनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है यह भी निश्चित नहीं होता है, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक तरंग के फॉर्म में होता है, एक तरंग की भांति व्यवहार करता है या फिर वो कण की भांति व्यवहार करता है, ये उन्होंने पूछा। तो इसके बारे में बोहर ने नहीं बताया। तो ये भी इन दोनों के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, इन दोनों के हिसाब से, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग के हिसाब से बोहर के सिद्धांत ने यह व्याख्या नहीं की कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कण की भांति व्यवहार करता है या फिर दोस्तों तरंग की भांति व्यवहार करता है, जिसका पथ होता है वो निश्चित नहीं होता, एक अनुमानित पथ होता है बोहर के हिसाब से। तो भाई साहब उन्होंने तरंग या कण की भांति व्यवहार किस प्रकार से होता है वो नहीं बताया उन्होंने। तो दोस्तों ये मुख्य इसके दोष हो जाते हैं इस परमाणु मॉडल के, बोहर के परमाणु मॉडल के। ठीक है, इसके बाद में बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर के कक्षा की जो त्रिज्या होती है उसका सूत्र, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र, इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र, इनका सारा डेरिवेशन और सिद्धांत आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी आपको नई एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आई होप को सारा समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।